देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव गुमला का रहने वाला हूं। ये बात आज से करीब 4 साल पहले की है, जब मैं किसी काम से शहर गया हुआ था। मुझे शहर से लौटते वक्त काफ़ी देरी हो गई थी, जिस वजह से मैं जल्दी से भागते हुए स्टेशन पर गया और वहाँ से टिकट लेकर मैं ट्रेन की तरफ जाने लगा कि तभी मैंने देखा कि ट्रेन अपनी जगह से खुल चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मैं किसी भी हाल में उस ट्रेन को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उस दिन के बाद दूसरी ट्रेन डायरेक्ट सुबह ही होती, जिस वजह से मैं जल्दी से दौड़कर ट्रेन का पीछा करने लगा। और फिर आखिरकार मैंने ट्रेन के गेट को अपने हाथों से पकड़ ही लिया और फिर खुद को जोर से खींचते हुए मैं ट्रेन के अंदर जा पहुंचा। मैं उस वक्त शहर से कुछ सामान लाने के लिए गया था, जिसका वजन करीब 15 किलो का था, जो मैंने अपने बैग में रख लिया था। 15 केजी का सामान लेकर भागने के कारण मैं काफ़ी थक भी गया था और ट्रेन के गेट के सामने हाँफने लगा। और फिर धीरे धीरे हमारी ट्रेन बाहर की सारी चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चुकी थी। फिर मैंने भी अपनी सांसें शांत की और फिर अपनी सीट की तरफ जाने लगा। मुझे वहीं एक खाली सीट दिखाई पड़ी, जहाँ जाकर मैं चुपचाप से बैठ गया और वहाँ पर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था, जो थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। वो मुझे काफ़ी देर से घूरे जा रहा था, जिस वजह से मैंने पहले तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया कि क्या हुआ छोटू, कोई दिक्कत है क्या? तब से देखे जा रहे हो मुझे। मेरी इस बात से शायद से उस बच्चे को थोड़ा बुरा फील हुआ, जिस वजह से वह अब दूसरी ओर देखने लगा। मैं भी अपने सिर को खिड़की पर जमाए बैठा था और मैं बाहर की चीज़ों को देख रहा था। बाहर पूरी तरह अंधेरा था और दूर दूर तक कुछ भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। ट्रेन की रोशनी की वजह से आसपास के बस पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे थे, वो भी हवा के झोंके के साथ साथ पल भर में पीछे छूट जा रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था और खिड़की से आ रही हवाएं मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जो कि बहुत ही सुकून पहुंचा रही थी। आखिर इतनी थकावट के बाद ऐसी हवाएं किसको नहीं पसंद। मेरी आंख लगने ही वाली थी कि मैंने उस बच्चे की तरफ अपना सिर घुमाया। तभी मैंने देखा अभी वो बच्चा मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने अपने सिर को इधर उधर घुमाया और इस बच्चे के माता पिता को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। और मैं फिर अपनी सीट से उठकर ट्रेन के उस डिब्बे में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन मुझे उस बच्चे के माता पिता कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। फिर मैं वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर उस बच्चे ने मुझे अपना नाम सुरेश बताया। और फिर मैं उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तभी सुरेश ने बताया कि मैं ट्रेन में ही सो गया था और जब मैं उठा तो मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे। फिर मुझे समझते ज़रा भी देर नहीं लगी कि शायद से यह बच्चा खो गया है। और फिर मैंने उससे उसके घर का पता पूछा, जिस पर उसका कहना था कि वह नहीं जानता कि उसका घर कहाँ पर है। मुझे तो ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह बच्चा करीब 12 साल का लग रहा था और इतने उम्र के बच्चे को अपने घर का पता तक याद ना हो, यह बात थोड़ी अजीब थी। फिर मुझे लगा कि शायद से यह बच्चा अभी डरा हुआ है, जिस वजह से वो कुछ बता नहीं पा रहा है। और फिर देखते ही देखते ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी होती चली गई और ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही वह बच्चा बाहर की दुकानों को देखने लगा, जिससे मुझे लगा कि शायद से वह बच्चा भूखा होगा। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और ये बोलकर मैं अपने डिब्बे से बाहर आ गया। मैं उस दुकान तक गया और मैंने एक पैकेट बिस्कुट लेकर उस बच्चे की तरफ दिखाने लगा, जिस पर उस बच्चे ने अपने सिर को ना में हिलाया। मैं समझ गया कि शायद से उस बच्चे को यह बिस्कुट पसंद नहीं है। फिर मैंने वहीं रख दिया, एक दूसरे बिस्कुट को हाथ में उठाया और वापस उस बच्चे की तरफ दिखाने लगा, जिस पर उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए देखा और मैं समझ गया कि इस बच्चे को ये बिस्कुट पसंद है। इसके बाद मैंने उस दुकानदार से पूछा, भैया ये बिस्कुट कितने की है? जिस पर उस चाय वाले ने बताया मात्र 10 रुपए की।
फिर मैं अपनी जेब से पैसे निकालकर उस दुकानदार को देने लगा, लेकिन तभी उस दुकानदार ने मुझसे पूछा कि यह आप बिस्कुट लेकर किसे दिखा रहे हैं। जिस पर मैंने उस दुकानदार से कहा, वो जो बच्चा बैठा है ना अंदर, उसे ही दिखा रहा हूँ, बेचारा ट्रेन में ही छूट गया है। मेरी इस बात को सुनते ही वह चाय वाला मुझे बहुत ही हैरानी से देखने लगा और मुझसे कहने लगा, पर भाई साहब वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने जब उस बच्चे की तरफ देखा तो वह बच्चा अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिस पर मैंने वापस से उस चाय वाले से कहा, अरे वो देखो, वो सामने बैठा है। जिस पर उस चाय वाले ने मुझे और भी ज़्यादा गंभीरता से देखते हुए कहने लगा, भैया मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है। और इस बार चाय वाले की आवाज़ में एक डर था जो मैं साफ साफ उसकी आंखों में देख पा रहा था। तभी हमारी ट्रेन का सायरन बजा और मैं वापस अपनी ट्रेन की तरफ जाने लगा। मैं उस ट्रेन में अभी चढ़ने ही वाला था कि तभी उस चाय वाले ने चिल्लाते हुए कहा, भैया बचकर है ना, आपके साथ कोई शैतानी सकती है और 12 बजे से पहले ट्रेन से उतर जाना। मैं अभी उसकी बातें ठीक से सुन ही रहा था कि तभी हमारी ट्रेन आगे बढ़ गई और उस चाय वाले की बाकी की सारी बातें पीछे ही कहीं रह गईं। और फिर मैं वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और मैंने जब अपनी घड़ी में समय देखा तो उस वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि आज ये ट्रेन इस स्टेशन पर कुछ ज़्यादा ही देर रुक गई। और फिर मैंने अपने हाथ में लिए पैकेट को उस बच्चे की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी मैंने देखा कि उस बच्चे ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था जो मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा तब से यहाँ पर बैठे कुछ खा रहा था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम क्या खा रहे हो? जिस पर उस बच्चे ने अपने हाथ को छुपाते हुए अपने सिर को ना में हिलाया, मानो जैसे वो कहना चाहता हो कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर जैसे उसने मेरे हाथ से बिस्कुट के पैकेट को लेने के लिए अपने हाथ को आगे किया, तभी मैंने उसके दूसरे हाथ में रखे सामान को देख लिया। मैं तो ये देखकर पूरी तरह से सहम गया कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा था, जैसे इस बच्चे ने बुरी तरह से मार दिया था और शायद इसे ही वह तब से यहाँ पर बैठा खा रहा था। यह देखकर मानो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं पूरी तरह से सहम गया क्योंकि अब मुझे उस चाय वाले की कही गई सारी बातें याद आने लगी थी और अब मुझे भी एहसास होने लगा था कि यह बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। लेकिन अब तक ट्रेन काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी, जिस वजह से मैं चाह कर भी अब इस ट्रेन से नहीं उतर सकता था। जिस वजह से मैंने अपने डर पर काबू करने के लिए खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। लेकिन फिर जैसे ही मैंने अपने सिर को खिड़की से बाहर की तरफ देखने के लिए घुमाया कि तभी मैंने खिड़की पर लगे कांच से उस बच्चे की परछाई को देखा, जिसे देखकर मानो मेरी सांसें अटक सी गईं। मैं पूरी तरह से सहम गया। मेरे रोंगटे अचानक से खड़े हो गए थे क्योंकि वह परछाई किसी बच्चे की तो नहीं बल्कि किसी साए की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं उस परछाई को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और फिर मैंने जैसे ही अपने सिर को उस बच्चे की तरफ घुमाया तो मानो मेरी जान ही अटक गई। फिर वह बच्चा बिल्कुल मेरे पास खड़ा था और फिर वो मुझे बहुत ही भयानक तरीके से घूरे जा रहा था। उस बच्चे की आंखें अचानक से काली पड़ने लगी और फिर वो बच्चा धीरे धीरे मुझसे दूर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और वापस से मुझे घूरने लगा। इस बार मेरी सांसें काफ़ी तेज हो चुकी थी। उस ठंड के दिन में भी मेरे सर पर पसीना आ रहा था। मैं किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा और बार बार अपने सर से पसीने को पोंछे जा रहा था। मैं खुद को शांत करते हुए वापस से खिड़की के बाहर देखने लगा और फिर तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। मैं उसकी सांसों की आवाज़ साफ साफ अपने कानों में सुन सकता था। मैं डरते डरते किसी तरह पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और वह बच्चा अब उस बिल्ली को बहुत ही गंदे तरीके से खाए जा रहा था। लेकिन मेरे उसकी तरफ देखते ही वह बच्चा अचानक से रुक गया और फिर वो मुझे देखते हुए उस बिल्ली को खाने लगा। फिर मुझे अचानक से चाय वाले की कई कई बातें याद आईं कि 12 बजे से पहले उस ट्रेन से उतर जाना। मैंने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा, जिसे देखकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि अब 12 बजने में मात्र 10 मिनट ही बचे थे। अभी उस चाय वाले की बातें मेरे दिमाग में ही चल रही थी कि तभी उस ट्रेन के उस डब्बे की लाइट अचानक से चली गई और लाइट के जाते ही मैं और भी ज़्यादा डर गया। अब उस ट्रेन के अंदर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और फिर मेरी नज़र जैसे उस जगह पर पड़ी जहाँ पर वह बच्चा बैठा हुआ था,
तो मैं वहाँ पर किसी की आंखें साफ साफ देख पा रहा था। मैं समझ गया कि यह तो वही प्रेत आत्मा है जो इस वक्त मेरे साथ उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। और फिर अचानक से हमारे डिब्बे की लाइट आ गई और इस बार वह बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि अब वह एकदम से पूरी तरह शैतान बन चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मौत कई सालों पहले हो चुकी हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। मैं अब किसी तरह से उस ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था तो मुझे किसी ने उसी सीट में जकड़ लिया। फिर मैं कोशिश पे कोशिश किए जा रहा था, लेकिन मैं खुद को भी हिला पाने में सक्षम नहीं था। मुझे मेरी मौत मेरे सामने दिखाई दे रही थी। फिर जब मैंने उस आत्मा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी जो मेरे उसकी तरफ देखने के साथ ही बहुत ही बड़ी हो गई और उसके साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई। फिर मैंने एक झटके से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन मेरे खड़े होते ही लाइट अचानक से चली गई और एक बार फिर से अंधेरा हो गया। लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो और मैं ना चाहते हुए भी पीछे की तरफ बुरी तरह से घसीटते हुए जाने लगा। हालांकि मैंने एक सीट को पकड़ रखा था और मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई और मेरे चीखते ही वापस से रोशनी आ गई। अब मैं किसी तरह से खुद को बचाते हुए गेट तक पहुंचा, लेकिन तभी गेट अचानक से बंद पड़ गया और मैं बार बार कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी वह गेट खुलने का नाम तक नहीं ले रहा था। और फिर मैं वहीं थक कर बैठ गया। लेकिन ऐसा होते ही मेरे गले की लॉकेट उस ट्रेन के गेट पर जाकर फंस गई जिसमें देवी माँ की एक मूर्ति बनी हुई थी। उस लॉकेट के गेट को स्पर्श करते ही वो गेट अचानक से खुल गया और फिर मैंने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए उस चलती ट्रेन से बाहर कूद गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी और मुझे पास ही में एक स्टेशन भी दिख गया जहाँ से मैं पूरे रास्ते डरते हुए अपने घर तक पहुँचा और उन्हें अपने साथ घटी पूरी बात बताई। दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेले कभी ट्रेन में सफ़र कर सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।